नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बिल्कुल ही नए सब्जेक्ट की, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया है ताकि कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए के बारे में। और इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन की, उसके बाद में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ एविडेंस, फिर हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशंस ऑफ एविडेंस, फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस लॉ यानी कि एविडेंस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है और कितनी है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ एविडेंस लॉ यानी कि एविडेंस लॉ को लाने का आखिर ऑब्जेक्ट क्या था, किस पर्पज से लाया गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने सेक्शंस हैं, कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है हमने बहुत अच्छे से तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो ये सब्जेक्ट जो हम पुरानी वीडियो की तरह नहीं चलेंगे। इस सब्जेक्ट को शुरू करते वक्त हम आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको समझाएंगे हिंदी में। उसके बाद में जो रिटन कंटेंट है वो आपको देंगे ताकि कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। सबको पता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कितना डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को रूल करने के लिए, या कह सकते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए लीगल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें लीगल सिस्टम की, तो उस लीगल सिस्टम को मेंटेन करा जाता है उसके लॉज के द्वारा। कौन से लॉज किस तरीके से चीज़ें मैनेज करेंगे। तो अगर हम बात करें लीगल सिस्टम की, तो लीगल सिस्टम मैनेज किया जाता है उसके लॉज के द्वारा। और लॉज की अगर हम बात करें तो लॉज जो होते हैं वो दो तरीके के लॉज होते हैं। पहला सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। यानी कि दोस्तों, अगर हमें हिंदी में समझें तो सब्सटेंटिव लॉ को कहते हैं मौलिक कानून, यानी कि वो कानून जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के, किसी पर्सन के राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है। ये हम लोग आपको लिखा हुआ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। और प्रोसीजरल लॉ की अगर हम बात करें तो प्रोसीजरल लॉ बात करता है प्रक्रियात्मक कानून के बारे में, यानी कि जिससे प्रक्रिया की जाती है, जिससे प्रोसीजर किया जाता है। पढ़ लेते हैं इसे एक बार। लॉ इन एवरी लीगल सिस्टम और इन एवरी सोसाइटी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, पीस एंड जस्टिस। लॉ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड पर्पस इट सर्व्स हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, जिसको हम एडजेक्टिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ जो होता है वो दो तरीके का होता है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं और प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ की। दोस्तों, सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी पर्सन के राइट्स, उसकी ड्यूटीज, उसकी प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज और उसके लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। किसी व्यक्ति की क्या अधिकार हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उसके दायित्व हैं, या उसको क्या क्या इम्यूनिटीज मिली हुई हैं, उसके बारे में बताता है सब्सटेंटिव लॉ। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे एक्ट की हम लोग बात करते हैं। जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। इसे भी देख लेते हैं एक बार। सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस द राइट्स, प्रिविलेजेस, ड्यूटीज, इम्यूनिटीज एंड लाइबिलिटीज, द असर्टेनमेंट ऑफ विच इज द पर्पस ऑफ एवरी जुडिशियल प्रोसीडिंग। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड पर्सनल लॉज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। वहीं अगर हम बात करें प्रोसीजरल लॉ की, तो प्रोसीजरल लॉ बेसिकली उन मशीनरी की बात करता है जिसके द्वारा सब्सटेंटिव लॉ को रन किया जाता है या उनको चलाया जाता है, तामील में लाया जाता है, मोशन में लाया जाता है। देखिए दोस्तों, सब्सटेंटिव लॉ हमने समझ लिया। प्रोसीजरल लॉ बात करता है उन प्रूफ्स की, उन प्लीडिंग्स की जिसके द्वारा सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई किया जाता है या प्रैक्टिस में लाया जाता है। जैसे कि
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की अगर हम बात करें तो जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनके प्रोसीजर की बात करता है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कैसे अटैचमेंट की जाएगी, या सम्मन कैसे जाएगा, वारंट कैसे जाएगा, किसी पर्सन का ट्रायल कैसे होगा, ये सारी चीज़ों की बात करता है और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। और अगर हम बात करें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की, तो ये बात करता है सिविल प्रोसीडिंग्स, मतलब सिविल केसेस में प्रोसीडिंग के बारे में। भाई सिविल में समन कैसे जाएंगे, ठीक है, सिविल में अगर किसी व्यक्ति का रिकवरी है तो वो किस तरीके से प्रोसीजर में आएगी, कमिश्नर को या रिसीवर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वो सारी चीज़ों की बात करता है CPC। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसे भी एक बार। द प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ डिफाइंस द प्लीडिंग प्रोसीजर एंड प्रूफ बाय विच द सब्सटेंटिव लॉ इज अप्लाइड इन प्रैक्टिस। इट इज अ मशीनरी बाय विच द लॉ इज सेट एंड केप्ट इन मोशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो इसके एग्जाम्पल है। इतना हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं भाई इंडियन एविडेंस एक्ट, माफ कीजिएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस एक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके बनाया गया है। तो अगर मेरी टंग स्लिप हो जाए, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट बोल दूं तो प्लीज माफ करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, वो सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। तो जैसे कि हमने बताया कि जिसके द्वारा प्लीडिंग्स या प्रूफ को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, वो प्रोसीजरल लॉ होते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ को रिलेवेंट करते हैं, उनको इस्टेब्लिश करते हैं और चीज़ें जो है कोर्ट के सामने लाते हैं। सो एविडेंस एक्ट जो है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसको भी हम प्रोसीजर लॉ कंसिडर करेंगे। वैसे वो प्रोसीजर लॉ है पर उसके कुछ पार्ट जो है वो सब्सटेंटिव लॉ में कंसिडर किए जाते हैं, जो हम आपको बाद में बताते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक हमने बात करी इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने बात किया कि भैया एविडेंस क्या होता है, क्यों एविडेंस की जरूरत पड़ती है। फिर हमने बात करी सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ की, और हमने ये भी जाना कि सब्सटेंटिव लॉ कौन कौन से होते हैं, प्रोसीजर लॉ में कौन कौन से होते हैं, और एविडेंस एक्ट जो है वो प्रोसीजर लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, ये समझ लिया हमने। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि मीनिंग ऑफ एविडेंस की। देखिए एविडेंस की अगर हम बात करें तो एविडेंस इंग्लिश वर्ड है, समझ में आता है, पर क्या एविडेंस हमेशा से इंग्लिश वर्ड रहा है? नहीं। एविडेंस की अगर हम बात करें तो ये लैटिन टर्म जो है एविडेंस और एविडरे उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना या किसी चीज का मतलब जो है असर्टेन करना। क्लियर करते हैं इसको भी। द वर्ड एविडेंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म एविडेंस और एविडरे विच मीन्स टू प्रूव, असर्टेन, टू मेक क्लियर, यानी कि किसी चीज को क्लियर करना, प्रूव करना एविडेंस का मतलब होता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो दोस्तों अगर हम डेफिनेशन ऑफ एविडेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा नाम जो आता है सामने, अकॉर्डिंग टू पिप्सन। पिप्सन क्या कहते हैं? एविडेंस इज अ टेस्टिमनी वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री और रियल विच मे बी लीगली रिसीव्ड इन ऑर्डर टू प्रूव और डिसअप्रूव सम फैक्ट्स इन डिस्प्यूट। देखिए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। पिप्सन कहते हैं कि भैया एविडेंस जो है यानी कि साक्ष्य जो है वो एक ऐसी टेस्टिमनी है, एक ऐसा बयान है, चाहे वो ओरल है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, या फिर वो रियल है, मौखिक है, लिखित है या रियल है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, भूल जाते हैं अभी। ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी ऑर्डर को प्रूव किया जाता है या फिर उसको डिसअप्रूव किया जाता है। ठीक है, उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को प्रूव किया जाता है, उन तथ्यों को डिसअप्रूव किया जाता है जो विवादित हैं, जो डिस्प्यूट में है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ये किसके सेक्शन की हम बात करते हैं? ये हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें एविडेंस की तो एविडेंस का मतलब होता है या उसमें शामिल होते हैं क्या? ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन क्लॉज की, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, परेशान मत होना। भी ये चीज समझना कि एविडेंस के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बस। यानी कि दोस्तों इन दो डेफिनेशन से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि एविडेंस जो है एक ऐसा मीन्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा रिलेवेंट फैक्ट्स जो है वो कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और एक चीज हमें समझनी है कि रिलेवेंट फैक्ट्स जो हैं वो प्रूफ से बिल्कुल ही अलग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी प्रूफ हैं या जितने भी एविडेंसेस हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। रिलेवेंट फैक्ट्स जो है वो एविडेंस के थ्रू प्रूव किए जाते हैं। मैं आपको क्लियर करूंगा एक एग्जांपल से, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे जहन में। देखिए मैं एक चॉकलेट लेकर आया, मैंने चॉकलेट लाकर अपने फ्रिज में रख दी और वो चॉकलेट मेरा भाई खा गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं 10 रुपए की कल चॉकलेट लाया तो जो मेरे भाई ने खा ली है। अब मेरी माँ मुझे कहती है कि भैया तेरे पास कोई सबूत है, कोई ऐसी चीज है जिससे तू प्रूव कर सकता है कि ये चॉकलेट तेरे भाई ने खाई है। अब वो सारे प्रूफ
जो रिलेवेंट होंगे इस केस से वो एविडेंस होंगे। जैसे कि मैं माँ से बोलूँगा कि माँ कल आपने मुझे 10 रुपये दिए थे, माँ कहेगी हाँ मैंने दिए थे। मैं बताऊँगा कि मैं उन 10 रुपये को लेकर शॉप पे गया था और उन अंकल से मैं चॉकलेट लेकर आया, तो ही इज़ एन एविडेंस। ठीक है, हाँ भी प्रूफ हो गया कि हाँ भी ये मेरी दुकान पे आया था, चॉकलेट लेकर गया था। अब जिस दौरान वो चॉकलेट गायब हुई उस टाइम दौरान घर पे कोई और नहीं था, सिर्फ भैया घर पे थे, ये भी एक एविडेंस हो गया। तो जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, एविडेंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ये रिलेवेंट फैक्ट्स हो गए कि मैं चॉकलेट लेकर आया था और ये था, और ये मैं एविडेंस के थ्रू क्या कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। तो ये होते हैं एविडेंस। जजमेंट जो बेस्ड होती है वो उन रिलेवेंट फैक्ट पे बेस्ड होती है जो एविडेंस के थ्रू प्रूव की जाती है। अब यानी कि मेरी माँ का जो डिसीजन होगा वो उन रिलेवेंट फैक्ट्स पे डिपेंड होगा जो मैंने एविडेंस के थ्रू प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर पे कहीं भी मैसेज करके इस डाउट को क्लियर कर लेना। मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आपको ये डाउट। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या पड़ी है, क्यों पड़ी हमें? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ होते हैं। ठीक है, एविडेंस का काम क्या होता है, उन प्रूव को, उन रिलेवेंट फैक्ट्स को एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाता है कि हाँ भाई ये सच है या नहीं है। और जब ये सच साबित आज हो जाता है, सामने आ जाता है, तो जजेस को, कोर्ट्स को ईजिएस्ट हो जाता है कि अपनी जजमेंट पास करने में। ठीक है, उन फैक्ट्स पे, उन रिलेवेंट फैक्ट्स पे बेस्ड होकर कोर्ट जो है अपनी जजमेंट पास करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है एविडेंस लॉ का, वो जो फैक्ट्स हैं, या ये कह सकते हैं जो करेक्ट फैक्ट्स हैं, उनको रिलेवेंट फैक्ट्स में प्रूव करना, या रिलेवेंट फैक्ट्स जो है उनको एविडेंस के थ्रू प्रूव करना, ताकि कोर्ट जो है अपने जजमेंट को असर्टेन कर सकें। पढ़ लेते हैं इसे भी एक बार। द लॉ ऑफ एविडेंस ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडजेक्टिव लॉ. It is for the courts to ascertain the existence or non-existence of certain facts and to apply the substantive law to the ascertained facts and to declare the rights and liabilities of parties insofar as they are affected by such facts. The means by which the courts inform themselves of the existence of these facts in termed evidence. The first and the most important step to adjudicate rightly is to ascertain the correct facts. मैंने आप लोगों को बताया ना कि एविडेंस के थ्रू ही जजेस जो है वो अपने आप को असर्टेन करते हैं कि कौन से फैक्ट्स जो हैं एविडेंस कंसिडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ के ऑब्जेक्ट की क्या मतलब, क्या ऑब्जेक्ट है, उसको लाने का पर्पस क्या है? देखिए दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी के इंडियन एविडेंस एक्ट के ऑब्जेक्ट भी सेम ही थे। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो उसको रिपील करके बना, बाकी क्या है तो एविडेंस एक्ट ही। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दोनों के सेम ही थे। सबसे पहला जो इसमें ऑब्जेक्ट था, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट कह लीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कह लीजिए, एविडेंस लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसने जब आया, ये लेकर आया यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक रूपता लेकर आया, यानी कि एक ही तरीके से जो लॉ है वो सभी पर एक रूपी समान तरीके से लागू होगा। तो एविडेंस लॉ के आने से जितने भी सेम केसेस थे या जितनी भी चीज़ें थी, यूनिफॉर्मिटी फॉलो की जाने लगी। पढ़ते हैं इसको भी। टू इस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स फॉर द एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स, रिप्लेसिंग द डाइवर्स and often inconsistent local customs and practices that existed before its enactment. यानी कि जितना भी एविडेंस लॉ के आने से पहले जितनी भी इनकंसिस्टेंट थी, जो भी लोकल कस्टम के थ्रू फॉलो होती थी, वो हटाई गई और यूनिफॉर्मिटी लाई गई, ताकि के यूनिफॉर्म एक रूपी तरीके से जो जितना भी एविडेंस लॉ है वो फॉलो किया जाए। देखिए दूसरा पॉइंट जो था या दूसरा ऑब्जेक्ट जो था, इसके लाने से क्या हुआ कि जब एविडेंस लॉ आया, ये कोडिफाइड लॉ था, तो कोडिफाइड लॉ के थ्रू जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो किए जाने लगे। ठीक है, जितनी भी एम्बिग्यूटी थी, जितनी भी तुच्छता थी, वो सारी खत्म होने लगी। जितनी भी कंफ्यूजन थी लीगल प्रोसीडिंग्स में, वो सारी खत्म होने लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कोडिफाइड लॉ था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता था, सीधे बात करता था, जो जजेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती थी। सेक्शन में बता दिया ये चीज़ें हो गई, इनको हम लॉ मानेंगे, इनको हम एविडेंस मानेंगे, जिनको रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे, नहीं को नहीं मानेंगे। सीधी चीज़ें सामने आ गए, जजेस को पढ़ने में आसानी हुई और चीज़ें क्लियर होती चली गई। पढ़ लेते हैं सभी। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड सिस्टमैटिक कोड फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस, रिड्यूसिंग एम्बिगिटी एंड कन्फ्यूजन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। द एक्ट एम्स टू मेक द रूल्स ऑफ एविडेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड,
एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर जजेस, लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसने कहीं ना कहीं जजेस के लिए भी सुविधा लेकर आया। कैसे? देखिए, हमने आप लोगों को बताया कि जब कोडिफिकेशन आया तो लॉयर्स को भी हेल्प मिली, जजेस को भी हेल्प क्यों मिली? क्योंकि उनके सामने एक कोडिफाइड लॉ था जिसके थ्रू वो चीज़ें असर्टेन कर सकते थे। जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में कन्फ्यूजन थी उनको साइड किया गया और एक ऐसे कह सकते हैं कि एक रिलेवेंट और रिलायबल एविडेंस हम लोगों के सामने आया जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा फैसिलिटेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस सिस्टम में जो सुविधा मिली है एविडेंस के थ्रू, उसकी बात करता है। टू इंश्योर दैट ओनली रिलेवेंट एंड रिलायबल एविडेंस इज प्रेजेंटेड इन कोर्ट, एडिंग इन द फेयर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द एक्ट सेट्स आउट व्हाट कंस्टिट्यूट एडमिसिबल एविडेंसेस एंड द मेथड्स ऑफ प्रूविंग फैक्ट्स इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। राइट्स के प्रोटेक्शन की हम लोग बात करते हैं। एविडेंस के आने के बाद में या लॉ ऑफ एविडेंस के आने के बाद में जितने भी इंडिविजुअल्स थे, चाहे वो अक्यूज्ड हों चाहे वो विक्टिम्स हों, उनके राइट्स को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई। कैसे? जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जैसी चीज़ें हम लोगों के सामने आई, प्रिजम्पशन हम लोगों के सामने आई, ठीक है, और विटनेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे टेस्ट किया जाएगा, उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, वो चीज़ हम लोगों के सामने आई। तो हम कह सकते हैं कि एविडेंस एक्ट ने चाहे अक्यूज्ड हो चाहे विक्टिम हो, क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड के राइट को प्रोटेक्ट किया है और सिविल केसेस में जो पर्सन है, जो पार्टीज हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की है। पढ़ लेते हैं सभी। टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बाय सेटिंग आउट क्लियर गाइडलाइंस ऑन द बर्डन ऑफ प्रूफ, presumptions and the competence and credibility of witnesses. The act helps protect the rights of both the accused and the victims in criminal cases as well as the parties in civil disputed. अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, एफिशिएंसी इन लीगल प्रोसेस। देखिए, एफिशिएंसी कहाँ से आई? इसने ड्यूरेशन लाकर हम लोगों के सामने रख दी। ड्यूरेशन कैसे लाकर रख दी कि हम लोगों के सामने जब एक परफॉर्मा बन जाता है ना, जब एक फॉर्मेट बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। और जो चीज़ डिले जो पहले होता था चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ ये कह सकते हैं नॉलेज थी, लैक ऑफ एविडेंसेस थे और कोई लैक ऑफ कोडिफिकेशन था, तो पता नहीं था कैसे प्रोसेस करना है। तो जो लीगल प्रोसेस था उसमें एफिशिएंसी आई। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों के सामने जो थी वो एक क्लियर इमेज थी। तो जितनी भी डिले हो रही थी प्रोसीडिंग्स में वो हट गई और टाइमली मैनर जो भी थे सारी चीज़ें होने लगी। To expedite legal proceedings by providing structured procedures for the introduction and examination of evidence, this helps in reducing delay and ensuring that cases are resolved in a timely manner. देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ यहाँ पर हमने पढ़ाई। अब तक हमने बात करी जनरल एविडेंस लॉ की, ठीक है, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखी, डेफिनेशन देखी, ऑब्जेक्ट देखी, इंपॉर्टेंस भी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2023 में बनके हम लोगों के सामने आया, ठीक है, पर क्या इससे पहले कोई हमारा एविडेंस लॉ नहीं था? बिल्कुल था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हम लोगों के सामने था। उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वो क्यों हटाया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉ जो है वो डायनेमिक होता है और लॉ जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो उस लॉ में बहुत सारी चेंजेस की जरूरत थी। जैसे अब हमारे सामने साइबर क्राइम आने लगे हैं, ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड्स हम लोगों के सामने आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम लोगों के सामने आने लगे हैं। तो इतने सारे चेंजेस करना एक लॉ के अंदर वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का काम था। तो लेजिस्लेशन ने सोचा कि भैया इतनी सारे चेंजेस करने से अच्छा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम इंसर्ट करते हैं एक नया लॉ बनाकर। तो पुराने लॉ के साथ में ही इन्होंने नई चीज़ें जो है ऐड की, ठीक है, और नया लॉ हम लोगों के सामने आया विद द डिफरेंट नेम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको हम BSA शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं। ये जो नया लॉ है ये लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया, पर जो पुराना लॉ था, जो बेसिक स्ट्रक्चर था इस लॉ का, बेसिक जो फॉर्मेट था इस लॉ का, वो किसके द्वारा लागू किया गया था? पूछा जाता है, प्रीमिस बहुत बार आया भी है और आ भी सकता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे जब 1835 में फर्स्ट लॉ कमीशन आया था, लॉर्ड मैकॉले लेकर आए थे, उस टाइम पे ही लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इस पे अप्रोच की गई। पर जो मेजर इम्पैक्ट रहा यहाँ पर वो सर जेम्स स्टीफन का रहा। उन्होंने एविडेंस लॉ को बनाने में एक मेजर रोल या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। 1872 2023 तक चला। 25 दिसंबर 2023 पार्लियामेंट ने क्या किया? एक नया एविडेंस लॉ बनाकर हम लोगों के सामने रख दिया, जो कि 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आया या कह सकते हैं कमेंस हुआ।
देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेक्शन जो सेक्शन 1 है उसको हम यहीं क्लियर कर देते हैं। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल की, जो हमने पढ़ लिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, कब से कब इनेक्ट हुआ, किसके द्वारा हुआ, वो भी हमने पढ़ लिया, पार्लियामेंट के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को हुआ था। इफेक्ट में कब से आया, 1 जुलाई 2024 से आया। इसका जो आगे का पॉइंट है वो कहता है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये इसको भूलना नहीं है। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट के सामने जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें ये अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, यानी कि जितने भी कोर्ट मार्शल जो लॉज हैं, ठीक है, जो कोर्ट मार्शल है उनमें भी ये अप्लाई होता है, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नोर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर। देखिए, जितने भी एफिडेविट्स हैं जो कहां पर कोर्ट के द्वारा, माफ कीजिएगा, कोर्ट के सामने या किसी ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, उन पर ये एविडेंस लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। सुनना पहली बात जरा ध्यान से, जितने भी एफिडेविट हैं जो कोर्ट के सामने या किसी ऑफिसर के द्वारा सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ अगर कोई आर्बिट्रेटर के सामने कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो उन पे भी एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों अप्लाई नहीं होता है इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों एक केस आया था, केस का नाम था सुधा देवी वर्सेस MP नारायणन, 1988 का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी एफिडेविट पे जो भी स्टेटमेंट दी जाती है वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आता। देखिए, एविडेंस जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम बताएंगे आपको अच्छे से। फिलहाल हमें समझना है कि इस केस में सुधा देवी वर्सेस MP नारायणन का जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी एफिडेविट पे कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आता, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन एविडेंस एक्ट ही था, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। फिर इसमें आगे कोर्ट ने एक चीज और कही कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस तभी कंसिडर किया जा सकता है जब कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करेगी, किस चीज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को एविडेंस के थ्रू प्रूव करने की, जब कोर्ट ऑर्डर करेगा। यानी कि दोस्तों हमें सीधे ये समझना है कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है, ये इस केस में बताया गया था। पर और यही बताया गया था कि एविडेंस जो है, माफ कीजिएगा, एफिडेविट जो है, इसीलिए एविडेंस एक्ट जो उस पर अप्लाई नहीं होता है। पर इसी चीज में आगे और कहा गया था कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस की तरह काम में लिया जा सकता है, या एविडेंस कंसिडर किया जाएगा तब जब कोर्ट जो है किसी पार्टी को ऑर्डर करेगी कि पर्टिकुलर रिलेवेंट फैक्ट जो है वो प्रूव किया जाए थ्रू एफिडेविट, तब जाकर एविडेंस एक्ट जो है उस एफिडेविट पे अप्लाई होगा। ये बताया गया था सुधा देवी वर्सेस MP नारायणन केस के अंदर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, मुझे पता है आप लोग गुस्सा हो रहे होंगे, पर ये फैक्ट्स जो थे बताने बहुत ज़्यादा जरूरी थे, और इनको बताना आप लोगों के लिए, इनका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें 12 चैप्टर और 170 सेक्शन, 12 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शंस कंसिडर हैं। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की, जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 हम लोगों के सामने आते हैं, जिसमें सेक्शन 1 हम लोगों ने यहीं कवर कर लिया है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को हम लोग आगे के सेक्शन में, आगे की वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 2 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि किन किन फैक्ट्स को रिलेवेंट माना जाएगा, किन किन फैक्ट्स को रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, उनके बारे में बात करता है चैप्टर 2, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक कवर होते हैं। चैप्टर 3 बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी कि उन फैक्ट्स की बात करता है चैप्टर 3 जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिनको कोर्ट मानता है भाई ये तो इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये एडमिटेड है, जो कि सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 53 तक कवर होते हैं। चैप्टर 4 बात करता है ओरल एविडेंस की। ओरल एविडेंस में क्या क्या कंसिडर होगा, किनको हम ओरल एविडेंस मानेंगे, वो बात करता है चैप्टर 4, सेक्शन 54 एंड 55, 2 सेक्शन बात करते हैं इसकी। चैप्टर 5 की हम बात करें, वो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, किन एविडेंस को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानेंगे, किनको नहीं मानेंगे। सेक्शन 56 से लेकर 93 तक कवर होते हैं चैप्टर 5 के अंदर। चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि दोस्तों इस चैप्टर में बात किया जाएगा कि कौन कौन से वो एविडेंस हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाते हैं और जिसके लिए ओरल एविडेंस जो होंगे उनको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, उनका बहिष्कार किया जाता है। सेक्शन 94 से लेकर 103 तक ये कवर होते हैं। बात करते हैं चैप्टर 7 की, जो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 104 से लेकर 120 तक कवर होते हैं। चैप्टर 8 बात करता है एस्टॉपल की, सेक्शन 121 से लेकर 123 तक कवर होते हैं। चैप्टर 9 बात करता है विटनेसेस की, किसको विटनेसेस कवर किया जाएगा, कौन से विटनेसेस रिलेवेंट विटनेस होंगे, ठीक है, किस विटनेस की टेस्टिमनी को कंसिडर किया जाएगा, किसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो सारे बात करता है इसमें।
कौन जो है कॉम्पिटेंट विटनेस कंसिडर होगा, कौन नहीं होगा, वो सब भी इसमें बात करता है। सेक्शन 124 से लेकर 139 तक बात करता है। चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन यानी कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन कौन करेगा, पहले कैसे होगा, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या आना है, क्या पूछा जाना है। फिर इसमें हम लीडिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी देखेंगे, एग्जामिनेशन चीफ भी देखेंगे, वो सब इसमें आएगा। सेक्शन 140 से लेकर 168 तक। चैप्टर 11 बात करता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। वो कौन कौन से एविडेंस हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं और उनको एडमिट किया जाएगा, रिजेक्शन किया जाएगा, वो 169 में बताया गया है। चैप्टर 12 बात करता है रिपील एंड सेविंग्स, पढ़ने की जरूरत नहीं, सेक्शन 170 कवर करता है इसको। ये पूरा है जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन है। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में, ठीक है, यानी कि डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। बहुत अच्छे से वीडियो होने वाली है। किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप चाहें तो वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो का PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी पूरी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, आप जाकर वहाँ पर हमारी सारी वीडियोज़ के PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए हमें नोट्स बनाने में या ये कह सकते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग चाहें तो हमने अपनी वेबसाइट पे अपना QR कोड अपलोड कर दिया है। आप लोग हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए जो भी अप्रिसिएशन अमाउंट आप चाहते हैं हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कि आपको मिल सके हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट। धन्यवाद।